नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु में गलनांक एवं विद्युत चालकता में क्या परिवर्तन आ जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु कहलाती है पीतल, और तांबा और टिन यानी कॉपर और टिन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जबकि तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। सीसा एवं टिन पीबीएसएन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसलिए सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस आधार पर किया जाता है, समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बात करें सिनेबार HgS, सिनेबार का सूत्र क्या होता है, HgS होता है। ये क्या है, पारे का आयस्क है, मरकरी का एक आयस्क है। इसे वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित हो जाता है, और जब HgO को और अधिक गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO है वो मरकरी में अपचयित हो जाता है। रासायनिक समीकरण की बात करें, 2HgS + 3O2 किसका निर्माण करेंगे, जब इनको गर्म किया जाता है तो 2HgO + 2SO2 का निर्माण होता है। जब इस 2HgO को और तापमान दिया जाता है और अधिक गर्म किया जाता है तो ये 2Hg + O2 में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। जैसे 2Cu2S को गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो 2Cu2S + 3O2 को गर्म करते हैं तो 2Cu2O + 2SO2 का निर्माण होता है। और जब इस 2Cu2O को और अधिक तापमान दिया जाता है किसकी उपस्थिति में, अयस्क की उपस्थिति में, Cu2S, तो 6Cu + SO2 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं कौन कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया की बात करें तो इस प्रकार से होगी कि कैथोड पर सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम का निर्माण करेगा, और एनोड पर 2Cl- है वो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। MgCl2 से Mg प्राप्त किया जाता है, जिससे MgCl2 जो गलित अवस्था में उससे Mg प्राप्त किया जाता है। MgCl2 को गर्म करेंगे तो Mg +2 + 2Cl- का निर्माण होगा। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, Mg +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Mg का निर्माण होगा। इसी प्रकार एनोड पर 2Cl- Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है। खनिज अयस्कों में अनेक अशुद्धियां जैसे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, रेत आदि होती है।
जिन्हें गेंग या आदात्री कहते हैं। सांद्रण की क्रिया द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। सांद्रण की क्रिया कर लेने के बाद अयस्क धातु के निष्कर्षण के लिए अधिक उपयुक्त बन जाते हैं।